नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से क्लास के अंदर स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपका टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस। और बीआरएस से संबंधित जो क्वेश्चन है एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। और अभी 2015-16 का जो लास्ट जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम हुआ था उसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछे गए, सबसे पहले उनके ऊपर डिस्कशन हम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका सबसे पहला बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज, ये जेआरए 2015-16 में क्वेश्चन पूछा गया है कि वो क्या है, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, क्या वो केसबुक का पार्ट है, क्या वो बैंक अकाउंट का पार्ट है या नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हम इसका कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम इसका जवाब देंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, जो बैंक रिकंसिलिएशन बीआरएस बनाया जाता है वो किसकी सहायता से बनाया जाता है। तो ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका भी मीनिंग हम जब समझेंगे बीआरएस का उसके बाद इसका जवाब हम निकालेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया अभी तक, द चेक रिटन बाय द बैंक मार्क्ड एज एनएसएफ मींस दैट, क्या होता है एनएसएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये जो एनएसएफ की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, नॉट सफिशिएंट फंड इन योर अकाउंट। आपके बैंक अकाउंट के अंतर्गत आपके पास फंड प्रॉपर नहीं है। तो यहां पर आप देख ले कि जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका बी ऑप्शन, देयर आर नॉट सफिशिएंट फंड इन योर अकाउंट, ये एनएसएफ की फुल फॉर्म हुई। तो ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया अभी तक। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जिसमें हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है क्या उसके बारे में जाएंगे। देखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसी प्रकार से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता, ये किसी बैंक अकाउंट का पार्ट नहीं होता, न ही केसबुक का पार्ट होता है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि दो, यानी सबसे पहला हमें ध्यान रखना होगा, व्यापारी की जो केसबुक वो मेंटेन करता है, उस व्यापारी की जो केसबुक है उसके अंदर एक बैंक कॉलम होता है जिसमें वो बैंक से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनको रिकॉर्ड करता है। और दूसरा, इसका अकाउंट जो है व्यापारी का किसमें होता है, बैंक में होता है। और बैंक जो होता है उसके अंदर पासबुक, जो कि उस व्यापारी के द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन बैंक से संबंधित किए हैं वो ट्रांजैक्शन सारे पासबुक के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं। तो जो व्यापारी की केसबुक के अंदर जो बैंक कॉलम है उसका बैलेंस और उस व्यापारी का जो बैंक में अकाउंट है उसकी जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो पासबुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, इन दोनों का बैलेंस मिलाने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहलाता है। इन दोनों के बीच में ये अंतर पाया क्यों जाता है, उसका रीजन क्या है। तो उसके दो बड़े बड़े कारण है। सबसे पहला एक कारण आता है टाइमिंग डिफरेंस का, समय अंतराल का, और दूसरा जो कारण आता है वो अशुद्धियों का कारण आता है। देखो, टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है उसको समझे, उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि यदि एक व्यापारी ने आज की तारीख यानी 18 अगस्त को कोई चेक लिखा है भुगतान के लिए और वो जिस पार्टी को दिया वो पार्टी जो है 25 तारीख को बैंक से पैसा जो है चेक वहां डिपॉजिट कराती है क्लियरेंस के लिए, और इस बीच 20 तारीख को हम क्या कर लेते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इस बीच हम चाहते हैं कि बैंक 20 तारीख को कि हम पासबुक और केसबुक का बैलेंस चेक करें, तो हमें इसमें डिफरेंस पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन हम केसबुक के अंदर चेक जिस दिन हम काटेंगे तो केसबुक के अंदर सेम डेट यानी 18 अगस्त को ही मैं क्या कर लूंगा, जो मेरा बैलेंस है बैंक का वो कम कर दूंगा, परंतु वो भुगतान के लिए सेम डेट को प्रेजेंट नहीं हुआ, वो 25 तारीख को प्रेजेंट हुआ है। तो वास्तव में बैंक के अंदर जो पासबुक है वहां पर मेरा बैलेंस जो डिडक्ट होगा वो 25 तारीख को डिडक्ट होगा। तो इस बीच यदि हम इन दोनों के बैलेंस को मिलाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर डिफरेंस पाया जाएगा। तो एक रीजन क्या हुआ, टाइमिंग डिफरेंस के कारण जो है आपके बीच में बैंक के पासबुक का और केसबुक का बैंक कॉलम का, इन दोनों के मध्य में अंतर पाया जाता है। और दूसरा रीजन जो है वो क्या है, ड्यू टू द एरर, अशुद्धियों के कारण गलत हमने राशि लिख दी या 2 बार राशि लिख दी, तो इस कारण से जो है डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन था और फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था। इससे पहला क्वेश्चन था कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज, इसका आंसर आपको आ जाना चाहिए कि ये जो है किसी भी प्रकार से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता, केसबुक का पार्ट नहीं होता और बैंक का पार्ट भी नहीं होता, ये तो एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो यहां पर जो सी उत्तर है वो आपका करेक्ट माना जाएगा। दूसरा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से बनाया जाता है, तो बिल्कुल आपको यहां से उत्तर आना चाहिए कि जो केसबुक है, केसबुक के अंदर मैंने बैंक कॉलम है, केसबुक के अंदर जो बैंक कॉलम है और पासबुक जो है वो जो है बैंक के पास बैंक के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है, इन दोनों
के आधार पर हम बीआरएस बनाते हैं। तो यहां देखें क्या ऑप्शन है, देखो बी ऑप्शन जो बता रखा है पासबुक एंड बैंक कॉलम ऑफ केस बुक, ये सही उत्तर होगा इसका। और तीसरे काम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 3 क्वेश्चन पूछे गए और 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया और तीसरा फुल फॉर्म से संबंधित था। तो ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट रीजंस क्या पता चल गए कि एक तो टाइमिंग डिफरेंस के कारण होता है और एक ड्यू टू द एरर, गलतियों के कारण जो है इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ सकता है। फिर हम बात करते हैं कि जो फ्रिक्वेंटली क्या कारण हो सकते हैं इनमें डिफरेंस आने के। तो यहां से इसको आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि यहीं से आपको बीआरएस कैसे बनाना है वो भी आपको आना चाहिए। देखिए इसके अंदर 2 हमने डाइवर्शन किए। सबसे पहला हमने बात की कि जब आपका जो है बैंक बैलेंस एज पर द केस बुक इज मोर देन पासबुक, देखो डिफरेंस जो होता है वो क्या हो सकता है। ये तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि जो केस बुक का बैलेंस है वो क्या हो, ज्यादा हो पासबुक के बैलेंस से, जैसे यहां लिखा हुआ है। और दूसरा क्या हो सकता है कि केस बुक का जो बैलेंस है वो कि पासबुक के बैलेंस से कम हो। दो ही रीजन हो सकते हैं। डिफरेंस आएगा या तो केस बुक का बैलेंस ज्यादा होगा या पासबुक का बैलेंस ज्यादा होगा, और तो कोई कारण होगा नहीं। बराबर हो गया तो फिर डिफरेंस कोई बात ही नहीं, बीआरएस बनने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो वो किस कारण से हो सकता है, देखिए सबसे पहला रीजन, जैसे इसमें 4 रीजन बताएं, इन चारों रीजन में से हम एक रीजन को ढंग से समझते हैं कि यहां पर पहला रीजन दिया है कि चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट क्लियर्ड। देखिए यहां पर केस बुक का बैलेंस जो है वो ज्यादा है, ठीक है, ये ध्यान रहे, केस बुक में जो बैंक कॉलम है उसका बैलेंस ज्यादा है, ठीक है। दूसरा, अब यहां पर जो रीजन दिया वो क्या है, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट क्लियर्ड। हमने बैंक में कोई चेक हमें प्राप्त हुआ और हमने क्या किया, उसको बैंक में डाल दिया। 18 तारीख को कोई चेक प्राप्त हुआ और हमने 18 तारीख को बैंक में डाल दिया। अब 18 तारीख को जैसे हमने बैंक में डाला तो हम हमारे केस बुक में बैंक का बैलेंस क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। परंतु क्या सेम डेट को बैंक के अंदर वो चेक क्लियर हुआ है, क्या नहीं हुआ होगा, तो क्या होगा, डिफरेंस आएगा। तो हमारा बैंक जो बैलेंस है वो तो यहां तो इंक्रीज है, परंतु जो बैंक की जो पासबुक है वहां पर जो है बिल्कुल आपका इंक्रीज हुआ नहीं देखेगा, क्योंकि वो क्लियर ही नहीं हुआ है। तो ये ध्यान रहे, यहां पर एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि जो बैंक की जो पासबुक होती है उसके अंदर जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज करेक्ट होता है, ध्यान रहे। और हम जो सारी क्रियाएं करेंगे वो बैंक की जो पासबुक है उसको आधार रखते हुए करते हैं, क्योंकि हम जो केस बुक है उसका बैलेंस जो है किसके से मिलाना पसंद करेंगे, पासबुक से मिलाना पसंद करेंगे। और पासबुक में जो है वैसा वैसा हमारा केस बुक में बैंक बैलेंस भी बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये एक रीजन हो गया। दूसरा, इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज बाय द बैंक, बैंक ने चार्ज किए, हमें सूचना नहीं है, बैंक ने चार्ज किए, पासबुक से कम कर दिया, हमें सूचना नहीं है। तो हम कब करेंगे, जब हम स्टेटमेंट निकालेंगे, बैंक स्टेटमेंट, तब हम करेंगे हाँ भाई आज की तारीख में हम भी करेंगे, तब जाके हमारा बैलेंस मिलेगा। यानी कि केस बुक में के बैंक कॉलम में अमाउंट जो है ज्यादा दिख रहा है। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, बैंक ने कोई डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, पासबुक से तो कम कर दिया पर केस बुक में हमें पता नहीं है, तो हमारा बैलेंस क्या होगा, बढ़ा हुआ दिखेगा। एक डिसऑनर ऑफ द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, बैंक जो है जो बिल है आपने डिसऑनर हो गया और बैंक के साथ, तो बैंक क्या करेगा, अमाउंट को क्या कर देगा, आपसे रिसीव वो डिडक्ट कर देगा, कम कर देगा, और यहां पर हमारा जो बैलेंस है वो ज्यादा दिखाई देगा। तो ये चारों रीजंस जो होते हैं उसके अंदर जो है केस बुक का जो बैलेंस है वो क्या दिखेगा, ज्यादा दिखेगा, ठीक है। अब यहां पर अगर ये ज्यादा दिखेगा तो हमें अगर पासबुक से मिलान करना है तो हमें क्या करना होगा, इन सब बैलेंस को क्या कर दें, लेस कर दें। तो हम पासबुक के जो बैलेंस शो हो रहा है वैसा का वैसा हमारा केस बुक का बैलेंस भी शो होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शंस हमें क्या करने हैं, जब केस बुक इज मोर देन पासबुक, तो केस बुक ज्यादा है तो केस बुक का बैलेंस क्या होता है, देखो हम जानते हैं डेबिट बैलेंस होता है, ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। केस बुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और इसका अनफेवरेबल बैलेंस क्या होगा, केस बुक का क्रेडिट, ठीक है। तो यदि केस बुक का डेबिट बैलेंस है फेवरेबल, तो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होगा, ओवरड्राफ्ट जिसे आप कहते हैं, है ना, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें, तो पहली चीज यहां से क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा, ये कुछ रीजंस और भी है जिसमें पासबुक का बैलेंस क्या होगा, ज्यादा शो होगा, केस बुक का कम होगा। जैसे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अब हमने क्या किया,
चेक इशू कर दिया, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया 18 तारीख को मैंने मेरा चेक इशू किया किसी को भुगतान करने के लिए, ठीक है। और जैसे ही चेक इशू करता हूं तो मैं मेरे जो कैश बुक है उसके बैंक कॉलम में से अमाउंट को डिडक्ट कर दूंगा, परंतु वो सेम डेट को भुगतान के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। उसने 25 अगस्त को चेक बैंक में दिया और इस बीच में कैश बुक और पासबुक को मिलाने चला गया, तो डिफरेंस तो आएगा ही। तो इसमें क्या हुआ, पासबुक में तो बैलेंस ज्यादा, पासबुक का बैलेंस क्या होगा, ज्यादा दिखेगा, परंतु कैश बुक का बैलेंस कम दिखेगा। तो हम क्या करें भाई, पासबुक के बराबर लाना है और कैश बुक को आधार मान रहे हैं, तो पासबुक में ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स जो हैं, इन सभी ट्रांजेक्शन्स के अगर होते हैं तो उसके अंदर जो पासबुक का बैलेंस होगा वो ज्यादा होगा, और पासबुक का बैलेंस ज्यादा है और कैश बुक को बेस ले रहे हैं, तो इन सारे आइटम्स को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा, तो हम सही दिशा में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय द कस्टमर, किसी कस्टमर ने सीधा पेमेंट बैंक में कर दिया, तो क्या होगा, बैंक की पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। हमें इसकी सूचना नहीं है तो हम हमारे केस बुक में एंट्री नहीं करेंगे। हम कब करेंगे, जब बैंक हमें इसकी सूचना देगा बैंक स्टेटमेंट के थ्रू। तो उस बीच में मेरा केस बुक का बैलेंस तो क्या होगा, कम होगा, परंतु पासबुक का ज्यादा होगा। तो पासबुक इज ऑलवेज राइट, मेरे को क्या करना होगा, केस बुक का बैलेंस भी मेरे को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो इससे ये सारे ट्रांजेक्शन जो है आपके 1 से 5 तक, उन सबको तो अब आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, और ये जो सारे ट्रांजेक्शन है इनको क्या करना होगा, लेस करना होगा। तब आप जो है केस बुक और पासबुक के बैलेंस को मिला दोगे। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट तैयार करना होगा। आइए चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तरीके कितने हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के। इसमें पहला तरीका है कि रिकॉन्सिलिएशन विदाउट एडजस्टिंग केस बुक। केस बुक को एडजस्ट किए बिना आप रिकॉन्सिलिएशन करते हो, और एक केस बुक को एडजस्ट करने के बाद, तो यहां पर जो एक नया कंसेप्ट डेवलप होता है वो किसका होता है, कंसेप्ट ऑफ एडजस्टेड केस बुक। इस बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एडजस्टेड केस बुक क्या होती है। देखिए इस कंसेप्ट को आपको समझना होगा। एडजस्टेड केस बुक का मतलब यह हुआ कि केस बुक को पहले संशोधित किया गया और उसके बाद बीआरएस बनाया गया। ओके, तो जब आप संशोधित करते हो तो किस चीज का संशोधन करना होता है, तो जो भी गलतियां होती है ना, सभी प्रकार की जो गलतियां हैं, ऑल द एरर्स, और कोई भूल चूक लेनी देनी छूट गई है, तो इन दोनों का पहले आप क्या कर लो, केस बुक में समायोजन कर लो, और उसके बाद केस बुक बनाओ। तो वो केस बुक क्या कहलाएगी, एडजस्टेड केस बुक कहलाएगी। यानी कि टाइमिंग डिफरेंस के कारण जो इन पासबुक और बैंक में डिफरेंस आया है उनको हटाते हुए सिर्फ और सिर्फ एरर्स एंड ओमिशंस को आप केस बुक के साथ एडजस्ट कर लेते हो और उसके बाद वीआरएस बनाते हो, तो वो जो एडजस्ट किया है वो एडजस्टेड केस बुक कहलाती है। जिसके अंदर क्या शामिल नहीं होगा, देखो सबसे पहला जो कि आपका टाइमिंग डिफरेंस के कारण होता है, जमा कराने के लिए भेजे गए चेक जो अभी तक बैंक द्वारा जमा नहीं किए गए। हमने तो चेक भेजा और बैंक को बोल दिया भाई चेक क्लियर कर देना, परंतु उसने अभी तक डिपॉजिट नहीं किए। दूसरा, हमने चेक इश्यू किए फॉर द पेमेंट, बट सामने जो है पार्टी ने पैसा बैंक में जाकर चेक को क्लियर नहीं करवाया, और पासबुक में कोई गलत प्रविष्टि हो गई। तो इन तीनों को जो है संशोधित रोकड़ में शामिल नहीं किया जाता है। बाकी जो भी एरर्स हैं और जो आपका ओमिशंस के कारण कोई छूट गया ट्रांजैक्शन, उनको क्या किया जाता है, केस बुक के साथ एडजस्ट कर दिया जाता है। तो उसके बाद जो केस बुक बनती है वो एडजस्टेड केस बुक कहलाती है, जिसमें तीनों ट्रांजैक्शन जो है ये शामिल नहीं होंगे। अब एक आपको सिस्टम समझा रखा है कि जब हम बीआरएस बनाते हैं तो किनको तो ऐड करना होगा और किनको लेस करना होगा। तो ये मैं आपको यहां पर बता चुका हूं, इतना आसान सा मैंने यहां पर बताया आपको कि आपको केवल एक बेस, मतलब कोई सा भी एक बेस को ध्यान रखना होगा। जैसे यहां पर 4 प्रकार के बेस बता रखे, आधार बता रखे, कि आपका बता रखा है केस बुक का भी बेस हो सकता है और पासबुक का भी बेस हो सकता है। अब केस बुक का डेबिट बैलेंस हो सकता है और केस बुक का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। तो हमें जानते हैं कि केस बुक का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट ही होता है, और पासबुक का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हमें इन चारों के झंझट में न पढ़ के सिर्फ को एक को आधार मानना है, एक को आधार मानना है। केस बुक को आप आधार मान लीजिए कि एडजस्ट जो करना होता है वो केस बुक को ही एड लेस करना है, पासबुक जो है वो सही होती है, ठीक है। तो हमने कहा कि डेबिट बैलेंस को आप आधार मान लीजिए, एक याद करने के लिए, ऑटोमेटिक दूसरे एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहां पर
ये आपको मैंने बता दिया कि केस बुक का बैलेंस ज्यादा है पासबुक से, इट मींस डेबिट बैलेंस है, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस तो क्या होंगे, लेस हो जाएंगे, और ये सारे ट्रांजैक्शन क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल कंसर्न शांति से क्वेश्चन करना। दूसरा, यदि यहां पर केस बुक का क्रेडिट बैलेंस बोल दे कि भाई केस बुक का क्रेडिट बैलेंस को अब ऐसे रखना है, तो ये सारे आइटम जो है वो ऐड की जगह क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, और ये लेस वाला आइटम क्या हो जाएंगे, सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। तो ये आपका काम क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको इजीली कर लोगे। तो एक को ध्यान रखना है, बाकी दूसरी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी। चलिए, हाँ, अब कुछ क्वेश्चंस हम पोटेंशियल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें है कि प्रतिकूल बैंक शेष का अर्थ है, यानी एडवर्स बैंक बैलेंस। एडवर्स बैंक बैलेंस का मतलब क्या हुआ, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल यहां देखें आप, रोकड़ बही का क्रेडिट शेष, पासबुक का क्रेडिट शेष। देखो पासबुक का क्रेडिट शेष तो फेवरेबल होता है, रोकड़ बही का डेबिट बैलेंस फेवरेबल हो गया, रोकड़ बही में अनुकूल शेष फेवरेबल हो गया। इसका मतलब उत्तर क्या हुआ, रोकड़ बही का क्रेडिट शेष, जो कि आपने देखा यहां पर कि रोकड़ बही का क्रेडिट शेष जो होता है वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, वही आपका एडवर्स बैलेंस होता है। दूसरा क्वेश्चन आपका, यह क्वेश्चन जैसे संशोधित रोकड़ बही तैयार करते समय निम्नलिखित में से किसका ध्यान नहीं रखा जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन, हमने कहा कि चेक जो है हमने बैंक को भेजे, उसने अभी तक हमारे खाते में नहीं चढ़ा है। दूसरा, भुगतान के लिए चेक हमने काट दिया परंतु पार्टीज ने पैसा नहीं उठाया। और तीसरा, पासबुक में कोई गलत एंट्री। ये तीनों ही शामिल नहीं होते, बाकी सारी जो है एरर्स एंड ओमिशन के संबंध में सारे ट्रांजेक्शन जो है शामिल किए जाएंगे, तब जाके एडजस्टेड कैश बुक बनती है। तो यहां पर तीनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि डी जो है उत्तर है, इन तीनों को शामिल नहीं किया जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकड़ पुस्तक का क्रेडिट शेष। देखो पहले क्या, रोकड़ केस बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया है, वो कितना है, 1500 रुपए। तो यहां पर ध्यान रखना है केस बुक का क्रेडिट बैलेंस है, वो कितना है, 1500। दूसरा, रुपए 400 के चेक जमा कराए परंतु जमा नहीं हुए। हमने 400 रुपए का चेक बैंक में डाल दिया परंतु उसने बैंक में पैसा नहीं चढ़ाया। तो इससे क्या हुआ, देखो समझे, हमने बैंक में बैलेंस चेक डाल दिया परंतु बैंक ने क्लियर नहीं किया, तो पासबुक का बैलेंस जो है वो कम शो होगा, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो हो रहा है। दूसरा, चेक निर्गमित किए गए परंतु भुगतान नहीं हुए, हमने इश्यू कर दिए पेमेंट के लिए, तो हमने हमारे केस बुक में बैलेंस कम कर दिया, परंतु पासबुक का बैलेंस अभी भी क्या ज्यादा बोल रहा है, क्योंकि पेमेंट के लिए उसको प्रेजेंट नहीं किया गया। अब इन दोनों को कैसे ट्रीट करोगे, बिल्कुल आपका बिल्कुल इसको बड़े सावधानी से आपको करना, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात है नहीं, क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस को लेके चल रहे हैं। तो हमें तो क्या पता है, सिर्फ डेबिट बैलेंस का पता है, डेबिट बैलेंस में कैसे ट्रीट करते हैं वो पता है, उसी के आधार पर चलना है। जैसे सबसे पहला बोला कि 400 के चेक जमा कराए परंतु जमा नहीं हुए। यदि 400 के चेक आपने बैंक में जमा कराने के लिए भेजे हैं तो हमने केस बुक का बैलेंस क्या कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा, और पासबुक का बैलेंस अभी भी कम है। तो डेबिट बैलेंस होता है तो हम क्या करते हैं, उसको इस आइटम को पासबुक से मिलाने के लिए लेस कर देते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, चूंकि ये क्रेडिट बैलेंस है तो ऐड कर लेंगे 400 रुपए, करेक्ट। दूसरा, चेक निर्गमित किए गए परंतु भुगतान तो प्रस्तुत नहीं हुए, तो 100, 125 और 50 ये हो गया 100 और 200, 275, कुल मिला के 275 रुपए की राशि है। अब समझे, हमने चेक भेजे परंतु क्लियर नहीं हुए, यानी कि भुगतान तो प्रेजेंट नहीं हुए, तो इससे क्या होगा, पासबुक का बैलेंस अभी भी क्या हो रहा है, ज्यादा शो हो रहा है, और केस बुक का बैलेंस जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम शो हो रहा है। तो पासबुक से मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, केस बुक के बैलेंस को क्या कर दोगे आप, वापिस से ऐड कर दोगे, है ना। पासबुक का ज्यादा बैलेंस है और केस बुक का कम है, तो हम क्या करेंगे, पासबुक के बराबर लाने के लिए ऐड कर देते 275 रुपए। ये कब, जब डेबिट बैलेंस होगा तब। अभी क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, तो आप क्या कर दें, लेस कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, लेस। तो ये क्या हो गया, 1900 में से 275 गया, 5, 10, 9, 2 और ये 7 में से 2 गया, 8 में से 2 गया तो 6, ये 1625 रुपए। और इधर क्या क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, तो देख लो यहाँ पर 1625 क्रेडिट बैलेंस, राइट। यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन पूछे वो आपसे मैंने डिस्कस कर लिया, कंसेप्ट मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, और कैसे बीआरएस बनेगा वो आपसे डिस्कस कर लिया। तो आप इसको थोड़े ध्यान से देखिए, आप समझ जाएंगे। और एक बार जो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, शेयर करें और लाइक करें,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।